Hey guys, welcome back to Conceptpedia. Today we are continuing with our first chapter, that is Introduction to Microeconomics. This is the third and the last video for our first lesson. So without wasting time, let us begin. So guys, we must look at the topics which are to be covered today. The first one would be concept of PPC, the next one would be assumption of PPC, the third one would be opportunity cost, and we will learn two more concepts under opportunity cost, that is MRT or MOC, and next one would be total opportunity cost, that is TOC. The fourth topic, shape of PPC, and the fifth one and the last is production possibilities. तो गाइज अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जब हम नाम पढ़ते हैं तभी हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि ये प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटी हैं। पॉसिबिलिटी इन द सेंस कि ये प्रोडक्शन की अलग अलग यूनिट प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो सकती हैं, और कर्व का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम देख लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ मीन्स डिफरेंट यूनिट्स और क्वांटिटीज़ ऑफ गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, और कर्व का मतलब हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देखें, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट और क्वांटिटीज ऑफ गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस। तो गाइज अब हम फॉर्मल डिफिनेशन देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद ए गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। तो यार अगर हम इसको ईजी लैंग्वेज में समझें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें वो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है जो कि गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस हो सकती हैं मोस्ट एफिशिएंट मैनर में। अब हम नेम्स ऑफ पीपीसी देख लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो स्लोप करता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी आप एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम इसके शेड्यूल को समझते हैं। हमने अपने शेड्यूल में 3 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम है पॉसिबिलिटीज़ का, दूसरा कॉलम है गुड 1 का, और तीसरा कॉलम है गुड 2 का। तो हम पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं। जब हम गुड 1 की कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते तो गुड 2 का हम 50 यूनिट प्रोड्यूस कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी बी में हमने गुड 1 की 1 यूनिट प्रोड्यूस की है, जिससे कि गुड 2 का हम सिर्फ 48 यूनिट प्रोड्यूस कर पाए हैं। पॉसिबिलिटी सी में हमने गुड 1 की 2 यूनिट प्रोड्यूस की हैं, जिससे कि हम सिर्फ गुड 2 का 44 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाए हैं। पॉसिबिलिटी डी में हमने गुड 1 की 3 यूनिट प्रोड्यूस की हैं, जिससे कि हम गुड 2 का सिर्फ 35 यूनिट प्रोड्यूस कर पाए हैं। और पॉसिबिलिटी ई में हमने गुड 1 की 4 यूनिट प्रोड्यूस की, जिससे कि हमारा गुड 2 की प्रोडक्शन 0 हो जाती है। तो गाइस ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी और टेक्नोलॉजी वही कांस्टेंट होगी, तो अगर आप कोई एक गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब आपका मन हुआ कि उसको छोड़ के कोई और भी गुड प्रोड्यूस की जाए, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आप दूसरे कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए पहले वाली कमोडिटी के कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और यही हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बता रहा है। सो गाइज इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल कहते हैं। और इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल से एक चीज़ क्लियर होती है कि फॉर प्रोड्यूसिंग ईच एडिशनल क्वांटिटी ऑफ वन गुड वी नीड टू सेक्रीफाइस सम क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड, एज इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स। ये हमें एजम्पशन है कि हमारी इकोनॉमी में बस 2 ही गुड्स रहेंगे, और अगर हम एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन घटाना ही पड़ेगा। गाइस अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो हमें ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो गुड 1 है वो पास्ता है और गुड 2 नूडल्स है। तो सपोज़ करिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसके पास रिसोर्सेज और मशीन वही कांस्टेंट थी, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता था। तो गाइस सपोज़ करिए जब आप गुड 2 की 50 यूनिट्स बना रहे थे, यानी हमारे केस में हम नूडल्स की जब 50 यूनिट बना रहे थे तो हमने पास्ता की कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं की थी। और जैसे ही हमने पास्ता की पहली यूनिट प्रोड्यूस की तो हम नूडल्स का प्रोडक्शन सिर्फ 48 यूनिट ही कर सकते थे। फिर जैसे जैसे हमने पास्ता का प्रोडक्शन बढ़ाया, हमारी नूडल्स की प्रोडक्शन भी घटती चली गई, और इसी को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, जिन्हें हम आगे आने वाली स्लाइड्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो गाइज अब हम अजम्पशन ऑफ पीपीसी की बात करते हैं। हमारी पीपीसी का पहला अजम्पशन है द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स। हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हुए ये अजम्पशन लिया है कि हमारी इकोनॉमी में बस 2 ही गुड्स प्रोड्यूस होंगे।
क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेज आर द सेम, जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो सेम रहेंगी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स द सेम, हम टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। द इकोनॉमी इज़ फुल्ली यूटिलाइजिंग ऑल इट्स रिसोर्सेज, और जो इकोनॉमी है उसमें रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। फुल यूटिलाइजेशन इन द सेंस हम कोई भी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसका ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद ए गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। तो गाइज अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। इसका दूसरा नाम इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एंजॉइंग मोर ऑफ वन गुड इन टर्म ऑफ सेक्रीफाइसिंग द बेनिफिट ऑफ अदर गुड। और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन अल्टरनेटिव। ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो गाइज सपोज करिए जो हमने एग्जाम्पल लिया था नूडल और पास्ता का, अगर उसमें हमें 50 यूनिट ऑफ नूडल्स को बेच के अगर सपोज करिए हमें 100 रुपीज़ मिल रहे थे, और उसकी जगह अगर हमने पास्ता की 35 यूनिट प्रोड्यूस की और उसके लिए हमें 150 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो हम पास्ता का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। हम पास्ता की 35 यूनिट बनाएंगे और उसको ही मार्केट में बेचेंगे। तो इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी होगी द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन अल्टरनेटिव। फॉरगॉन अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव हमने चूज़ नहीं किया, जो फॉरगॉन हो चुकी, मतलब जो चली गई, यानी जो 100 रुपीज़ हमें नूडल्स के प्रोडक्शन पे मिल रहा था वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, जो हमें मिल सकती थी, लेकिन हमने लिया नहीं। हमने पास्ता का प्रोडक्शन किया और उसके 35 यूनिट्स बनाए, जिन्हें हमने मार्केट में उससे ज़्यादा प्राइस पे बेचा। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहला है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। It refers to total loss of output when the given resources are shifted from good 1 to good 2। तो ये हमें टोटल लॉस के बारे में बताता है। जैसे हमने नूडल्स की 50 यूनिट ना प्रोड्यूस करके पास्ता की 35 यूनिट प्रोड्यूस की, तो जो वो नूडल्स की 50 यूनिट थी वो हमारा टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। लेकिन अगर हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ MRT। It refers to rate at which good 2 is getting transformed into good 1। तो गाइस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है कि जब हम एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमें दूसरी कमोडिटी की कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तो उसी को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं शेप ऑफ पीपीसी की। पीपीसी के 3 शेप्स हो सकते हैं। तो गाइस पहला है कॉनकेव, दूसरा है स्ट्रेट और तीसरा है कॉन्वेक्स। सो गाइस अब हम बात करते हैं पीपीसी कब कॉनकेव होती है। जब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती रहती है तो पीपीसी का शेप कॉनकेव होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ के हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। When more and more unit of good 2 are sacrificed to produce an additional unit of good 1, यानी गुड 1 की एडिशनल यूनिट बनाने के लिए हमें गुड 2 का ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसा करने से जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती रहती है, जिसके वजह से पीपीसी का शेप कॉनकेव हो जाता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन कब होती है। जब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता, तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन होती है। तो गाइस अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, वन कांस्टेंट यूनिट ऑफ गुड 2 आर सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड 1। तो गाइस सपोज करिए अगर हमने गुड 1 की कोई भी यूनिट नहीं प्रोड्यूस की है और हमने गुड 1 की जब पहली यूनिट प्रोड्यूस की तो हमें गुड 2 की 5 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी। फिर हमने जब दूसरी यूनिट प्रोड्यूस की फिर हमें दोबारा से 5 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी, और ऐसे हम अगर कांस्टेंट रेट पे सेक्रीफाइस करते चले गए तो जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी हर केस में हमें 5 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो इस केस में हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रहेगी वो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म ले लेगी। गाइस अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्वेक्स कब होता है। डिक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी जब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होने लगती है तो हमारी पीपीसी का शेप कॉन्वेक्स हो जाता है। When less and less unit of good 2 are sacrificed to produce an additional unit of good 1। तो गाइस सपोज करिए हमने गुड 1 की पहली यूनिट प्रोड्यूस की जिसकी वजह से हमें गुड 2 का 5 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े। फिर हमने गुड 1 की दूसरी यूनिट प्रोड्यूस करी जिसके वजह से हमें गुड 2 की सिर्फ 3 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी। तो अगर ऐसे ये डिक्रीजिंग रेट में होता चला जाएगा तो हमारा जो पीपीसी का शेप है वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ की। प्रोडक्शन की 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक अटेनेबल, दूसरा अनअटेनेबल। अटेनेबल पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द प्रेजेंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड
हम प्रेजेंट रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें हम अटेनेबल कहेंगे। अनअटेनेबल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कांट बी प्रोड्यूस विद द प्रेजेंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो कॉम्बिनेशन हम प्रेजेंट रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं प्रोड्यूस कर सकते उन्हें हम अनअटेनेबल कहेंगे। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, पॉइंट लाइंग ऑन और इनसाइड पीपीसी, और अनअटेनेबल का एग्जांपल पॉइंट लाइंग आउटसाइड पीपीसी। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो कोई भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर आएगा, यहाँ पे या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जो आएगा वो अटेनेबल होगा, लेकिन कोई भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर आएगा, यानी यहाँ कहीं आएगा, तो वो अनअटेनेबल रहेगा। एंड गाइस हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर लाई करेगी वो हमें ये सिग्निफाई करेगी कि हमने रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज नहीं किया है और वो इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है। और जो भी पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर लाई करेगा उसका मतलब ये होगा कि हमने ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया है या हमने किसी एक अजम्पशन या सारे अजम्पशन को नहीं फॉलो किए हैं। सो गाइस बस इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी डाउट्स हो तो उसको कमेंट करिए और लगातार चैनल से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।